आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और जो 30 नंबर रहेंगे वो आपके विद्यालय से मिलेंगे, आपके स्कूल कॉलेजेस से मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले चीज़ हम ये देखते हैं कि हमको समय कितना मिलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमको समय कितना मिलेगा, कितना टाइम हमें मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप पेपर पढ़ लो। पेपर मतलब एग्जाम का पेपर, ना कि वो वाला पेपर, है ना। तो ये प्रश्न पत्र जीव विज्ञान का है। निर्देश है, पहला निर्देश है 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, ये चीज़ निर्धारित है भैया, 15 मिनट आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो अनिवार्य हैं। और देखो, अधिकतर लोग पूछते हैं कि मैं मॉडल पेपर जो होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, मॉडल पेपर को मैं क्यों सॉल्व करूं, क्यों मैं पढ़ूं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि बोर्ड में हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो लगातार कई सालों से रिपीट हो रहे होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि उन्हीं को हम पढ़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी, और नहीं तो देश का यहाँ वहाँ पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो, पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 1 नंबर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग को प्रभावित करता है ना। पुष्प का कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा पुष्प नर जनन अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बताइए, यानी कि जो, देखिए अब मैं नीचे स्लाइड करता हूँ, फिर यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पूछ रहा है कि नर जनन भाग को पुष्प का कौन सा भाग प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुन रखा है एंड्रूसियम, ठीक है, पुमंग, ये आप लोग एक स्ट्रक्चर इसको जानते होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इस जो लंबे वाले पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एंथर। ठीक है, जो गाइनोसियम होता है, ठीक है, एंड्रूसियम, जो गाइनोसियम होता है वो कैसा होता है, ये देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उसके 3 भाग होते हैं। इसके अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो ये मल्टीपल जो है MCQ क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो सॉरी यही MCQ हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में टिक करना होगा। बताइए, पुमंग, जायांग, परागण, गुरु बीजाणुधानी। देखो जो परागण दिया हुआ है ना, देखो कितना भ्रमित करने के लिए आपको दिया गया, कितना आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया। बताइए, परागण कैसे दे दिया, है ना। तो ये तो ऑप्शन एकदम से काट दो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप एकदम से काट दो, गलत जवाब। ठीक है, इसके बाद जायांग जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम किसका भाग होता है? मादा जनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, सॉरी, मादा जनन अंग होता है वो। ठीक है, पुष्प का, किसका? पुष्प का। गुरु बीजाणुधानी, भैया गुरु बीजाणुधानी से ही तो बीजांड यानी कि ओव्यूल का निर्माण होता है। बताओ, गुरु बीजाणुधानी से ओव्यूल का निर्माण होता है, बीजांड का। जो पुमंग होता है, पुमंग के अंदर पाया जाता है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जल्दी चलेंगे, ठीक है, मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको। और आपको बता दूं, देखो जैसे बायोलॉजी क्लास 12th का जो ये है चैप्टर 2 है ना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसका मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी हमारा मैं पढ़ाया हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, और पार्ट बाय पार्ट करके इसके कई ढेर सारे पार्ट बना करके भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, डिटेल में। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। संतान का यानी कि एक है हमारे पास मेल, एक है फीमेल। ठीक है, इसका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है?
तो हमें पता है कि क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अलिंग गुणसूत्र और दूसरा कौन सा होता है? पहला अलिंग, दूसरा लिंग गुणसूत्र। जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं वो शरीर के और ढेर सारे भाग का निर्माण करते हैं, लिंग का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो चार ऑप्शन क्या है। माँ के लिंग गुणसूत्र से, माँ का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? वो होता है एक्स और एक्स। ठीक है, फिर अंडाणु के माप से, जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है उसके माप से, गलत जवाब। शुक्राणु के माप से, नहीं। संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, पिता का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? वो होता है एक्स और वाई। ये विषम जात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, विषम जात। अगर एक्स, देखो अगर एक्स इसके एक्स से फ्यूज करेगा तो बनाएगा फीमेल, डॉटर बनाएगा। ठीक है, और अगर इसका y इसके x से फ्यूज करेगा तो एक्स वाई यानी कि मेल बनाएगा। तो ये लड़का और लड़की होने पर कौन जिम्मेवार होता है? तो वो होता है पुरुष। ठीक है, नर, पिता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो उसका चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इन दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए घ नंबर देखते हैं। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य हैं। लाइकेन, आपको पता है जो लाइकेन होते हैं, है ना, वो मतलब कौन कौन जो दो जीव मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं? तो शैवाल और कवक। कौन सा? शैवाल और कवक। ठीक है, जो एल्गी और फंजाई होते हैं, यही दोनों मिल करके लाइकेन को बनाते हैं। ठीक है, लाइकेन एक पारिस्थितिक अनुक्रम होता है। ठीक है, शैवाल और कवक, ऊपर हो गया लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन चलें। तो ये थे आपके MCQ क्वेश्चंस, ये ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ये स्लाइड इसलिए लिया था ताकि यहाँ पे मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। चलिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये भी एक एक नंबर के हैं। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से लिख करके इसमें देना है। पहला है क्लाइनेफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखो क्लाइनेफिल्टर, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 46। लेकिन जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 47। ठीक है, यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसलिए ये होता है ट्राइसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी। ठीक है, 47 गुणसूत्र होते। कैसे? 44 प्लस एक्स वाई, या फिर एक्स होने चाहिए, लेकिन 44 प्लस एक्स वाई होते हैं इसमें गुणसूत्र क्लाइनेफिल्टर में। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, बचते हैं सिर्फ 45। कितने? 45। इसमें एक गुणसूत्र कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। गुणसूत्र होता है 44 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए ख नंबर है, तो इसमें सिर्फ संख्या पूछा है, तो आप लिख देंगे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45। ठीक है, चलिए नर जन्म कोशिकाओं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं, वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? तो देखो नर जर्म जो कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, उनके अंदर होते 46 गुणसूत्र। ठीक है, लेकिन जब शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं मायोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में 23 गुणसूत्र आपस में बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा विभाजन होता है? विभाजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए, परागकण
समझना, पराग कण की जो मात्र कोशिका है उसको क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी की लघु बीजाणुधानी? तो आप बोले भैया उसको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। मैंने बोला ठीक है, लघु बीजाणुधानी बोल देते हैं। बताओ इस लघु बीजाणुधानी के अंदर गुणसूत्र कितना होता है? तो वो होता है द्विगुणित। और इस लघु बीजाणुधानी से क्या बनता है? परागकण बनता है। और परागकण कैसा होता है? तो वो होता है अगुणित। याद रखना, ठीक है। चलो घ नंबर है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ता है। डीएनए के अणु को खंडों में कौन तोड़ देता है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। जैसे डीएनए का खंड है, ये डीएनए है, ठीक है, अगर इसको अपन को तोड़ना है तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, आणविक कैंची जिसको बोलते हैं, वही तोड़ देता है। और अगर पूछा जाए डीएनए का खंड जैसे ये टूटा है, ठीक है, अब इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। और अगर पूछा जाए डीएनए के खंड को बनाने का काम कौन करता है? अगर डीएनए कट गया, टूट गया, गिर गया, उसको और बनाना है, कौन करेगा? तो वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन सभी टॉपिक्स को याद रखियो। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? ओ भाई, नाइट्रोजन तो स्थिरीकरण कर नहीं रहा है, ठीक है, कि नाइट्रिकारक जीवाणु वगैरह है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा है। इन पौधों को क्या कहेंगे? तो इन पौधों को भैया हम लोग यही बोलेंगे स्वपोषी, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सभी फिल्टर क्वेश्चन है, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ये देख लेना जो है, और भी मॉडल पेपर उठा के और भी प्रैक्टिस सेट उठा करके ये क्वेश्चंस लगातार पूछे गए, एक बार नहीं पूछे गए, लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अगर बोला जाए कि बताइए पक्षियों में लिंग निर्धारण, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है 5वें चैप्टर में, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा है पक्षियों में लिंग निर्धारण। उसमें आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों में देखो जैसे पुरुष, वो मनुष्य में क्या होता है? नर और मादा। नर का गुणसूत्र होता है XY विषमजात और मादा का गुणसूत्र होता है XX समजात। लेकिन पक्षियों का जो नर और मादा होता है, नर में गुणसूत्र होते हैं Z और Z यानी कि समजात, और मादा में गुणसूत्र होते हैं ZW विषमजात, ठीक है, विषम युग्मता, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका जस्ट उल्टा होता है पक्षियों में लिंग निर्धारण। 2 नंबर का है, किरण आरेख बना के आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जेड पैदा हुआ, ये ZW। देखो आओ, देखो इसका किरण आरेख हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्लाइड है। तो जैसे पक्षियों में लिंग निर्धारण है, तो हम सबसे पहले लिए नर और हमने लिया मादा। नर का गुणसूत्र हमको पता क्या है? Z और Z है। मादा का गुणसूत्र क्या है? Z और W है, ठीक है। ये समयुग्मता को दर्शा रहा है और ये कैसा दर्शा रहा है? ये विषम युग्मता को दर्शा रहा है, ठीक है। अब चलो इसके युग्मक को अलग करो, ये Z अलग गया, ये Z अलग गया, फिर इधर से इधर करो, Z अलग, W अलग। अब इस Z से इस Z को मिलाओ, क्या बना? Z और Z। फिर इस Z से इस W को मिलाओ, क्या बना? ZW। फिर इससे इसको मिलाओ, क्या बना? ZZ। फिर इससे इसको मिलाओ, क्या बना? ZW। 1 2, ठीक है, यानी कि 2, या फिर हम इसको परसेंटेज में ऐसे लेंगे कि 50% हमको नर प्राप्त हुआ और 50% हमको मादा प्राप्त हुआ, ठीक है। नर का गुणसूत्र क्या है? वो है Z और Z, और मादा का गुणसूत्र क्या है? Z और W। ये कौन सी पीढ़ी है? तो ये है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, F1 पीढ़ी है। बस ऐसे आपको किरण आरेख बना लेना है और सबको अच्छे तरीके से बनाना भी है, ठीक है, जल्दीबाजी किसी भी चीज़ को नहीं करना है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। वाटसन और क्रिक जो अपना डीएनए का मॉडल बनाए थे, ठीक है,
ऐसा वाला, फिर एक हेलिक्स ऐसा चला गया, फिर इधर से एक डीएनए जुड़ रहा है, इधर से एक डीएनए जुड़ रहा है। तो इसको आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल बाय बायो अमन। ठीक है, तो इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ 10 मिनट का, उसको देख लेना, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए ये मॉडल कब दिया गया, तो 1956 में दिया गया ये मॉडल। ठीक है, डीएनए की अगर पूछा जाए चौड़ाई कितनी होती है, तो डीएनए की चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको नैनोमीटर में बोला जाएगा तो 2 नैनोमीटर होगा। ठीक है, डीएनए की क्या, तो डीएनए की चौड़ाई। अगर डीएनए की एक पिच की लंबाई बोला जाए, एक पिच समझ रहे हो ना, एक पिच मतलब देखो क्या होता है, एक पिच मतलब इस जगह से यहाँ तक। ठीक है, डीएनए की एक पिच की लंबाई यदि देखा जाए तो वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, डीएनए की एक पिच की लंबाई। फिर देखिए प्रतिरक्षा क्या है, बताइए इम्यूनिटी क्या है। जो रोगाणु हैं उनसे लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, इसको तो आप समझते ही हैं। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, समझना, एक आर्किड का पौधा है जो आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो देखो आर्किड का पौधा जो आम के पेड़ पे आया, तो आर्किड को फायदा हो रहा है लेकिन आम को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सहभोजिता। क्या दर्शाता है भैया, सहभोजिता दर्शाता है ये। ठीक है, चलिए और क्या है, हाँ अभी एक क्वेश्चन और है, ये क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है। जैविक अनुक्रिया के तरीकों को स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। ठीक है, जैविक जो अनुक्रिया होती है, ठीक है, उसका जो स्वच्छ आरेखित जो है आपको ये दर्शाना है। इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, नहीं तो आप जैसे इसका जो चैप्टर है पारिस्थितिकी वहाँ पे आप पढ़े होंगे, बिल्कुल सिंपल है ये, है ना। जैविक अनुक्रिया को आपको दर्शाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गए हैं। अब हम लोग अच्छी जगह पे पहुंचे हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच का कोई 3 अंतर बताओ, 3 अंतर। ठीक है, देखो लघु बीजाणुधानी है ना L, गुरु बीजाणुधानी G। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको, हाँ आओ देखो आगे एक स्लाइड है खाली, हाँ देखो लघु बीजाणुधानी है ये गुरु बीजाणुधानी है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है कि पुंकेसर से परागकोश विकसित होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है कि पुंकेसर से परागकोश, आप लोगों को सिर्फ सुनना है यहाँ पे। ठीक है, पुंकेसर से परागकोश। लेकिन गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है कि अंडक के अंडाशय में विकसित होता है। गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में विकसित होता है और इससे बीजांड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी से बीजांड विकसित होते हैं जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, फिर है लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य त्वचा, आप लोगों ने देखा है ना बाह्य त्वचा, फिर आप लोग देखें अंतः त्वचा, फिर आप लोगों ने देखा मध्य त्वचा। ठीक है, और आपने देखा टैपिटम से घिरा होता है, कौन, लघु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी क्या होता है, बीजांड के चारों ओर बाह्य अध्यावरण, आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो आप बता रहा था अंतः अध्यावरण, मध्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, तो ये अध्यावरण से ये घिरा रहता है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधानी के जो अनेक लघु बीजाणु होते हैं वो मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। कैसे करते हैं, तो वो करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पता है क्या करते हैं, असंख्य लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। क्या, तो वो असंख्य लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, असंख्य परागकण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु बीजाणु में ऐसा नहीं होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें 3 नष्ट हो जाते हैं और लास्ट में एक ही क्रियाशील रहता है। ठीक है, 3 नष्ट होंगे और रात में वो एक ही क्रियाशील रहता है। ठीक है, तो देखो लघु बीजाणुधानी में क्या होता है कि लघु बीजाणु परागकोश से स्फुटन से मुक्त होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु क्या होता है, जब परागकोश होता है उसके स्फुटन से मुक्त होते हैं और ये पौधे का नरयुग्मकोद्भिद बनाते हैं, आपको पता ही है ना, और इससे नरयुग्मक बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणुधानी वृद्धि करके भ्रूणकोश बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसैक।
ठीक है, और ये मादा युग्मक उद्भिद कहलाता है, ये मादा युग्मक बनाता है ना। बताओ, देखो कितना सिंपल है ना। मुझे तो लगता है ये बहुत ही सिंपल है कुछ, है ना। तो चलिए, क्या है कि हमारे समाज में, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन सा चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था इन सभी चीज़ों के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से वहाँ पर बताया भी था कि कैसी चीज़ें, मतलब कैसी हमारे आसपास का माहौल है ना, कैसे लोग महिलाओं को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष देने की बात नहीं है ना, उन्हीं के ऊपर पूरा ब्लेम कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेल है, जो नर है, जो फीमेल है, मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, और फीमेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स। ठीक है, फीमेल सिर्फ क्या करती है, जो भी आप उसे दे दोगे, ठीक है, उसको चुपचाप उठा के रख लेगी। यदि एक्स क्रोमोसोम भेजोगे तो वो एक्स और एक्स लड़की बनाने लगेगी, और यदि ये मेल वाई क्रोमोसोम भेजेगा तो एक्स और वाई लड़का बनाने लगेगी। जो भी उसको मिलेगा वो अपना काम करने लगेगी, यानी कि वो किसी भी तरीके से, पता है ना कि लड़कियां बिल्कुल सीधी होती, जो भी दे दो वो खा लेती हैं, है ना, कुछ भी है, ख़राब खाना भी उसको भी दे दो वो खा लेती हैं, है ना। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इस तरह बिल्कुल यहाँ भी हो रहा है, जिस प्रकार से मेल जॉन्स, मतलब जो भी क्रोमोसोम भेज रहा है वैसा ही बच्चा बन रहा है। इसलिए इनको दोष नहीं देना है। दोष किसको देना है, इस चाचा को देना है, ये जो चाचा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, गुड्डू का पापा। चलो, ग नंबर क्या है कि एकल संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम को दर्शाइए। देखिए 3 नंबर का है ये, ठीक है। एकल संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए, एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसको दर्शाना है। ठीक है, प्रभाविता का नियम, मेंडल क्या बताते हैं, इसमें प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखा पाता है। इसमें एक जोड़ी लक्षण को लिया जाता है और उसके विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है। मेंडल लेते हैं लंबा पौधा कैपिटल टी, और उसका विपरीत लक्षण क्या है, उसका विपरीत लक्षण है बौना। ठीक है, लंबा, उसका विपरीत लक्षण है बौना, स्मॉल टी। जब इसके युग्मक इन दोनों के अलग होंगे क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इनको मैच कराओगे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो ऐसे किरण आरेख खींचोगे जब, ठीक है, सही से खींच लेना अपने हिसाब से। तो जब F1 पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी है, तो ये है F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में क्या देखने को मिलता है, F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, और जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या कर रहा है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, वो चुपचाप बिल्कुल अप्रभावी है, चुपचाप बैठा है, देख रहा है। अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, ये था मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन है डीएनए कुंडलनी में कौन सी, डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको YouTube पर ही मिल जाएगा, और अगर आप वैसे ही सर्च करेंगे YouTube पे, आप इस क्वेश्चन को डालेंगे, डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल बाई बायो आमन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलिए, इसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को स्वच्छ और नामांकित चित्र से बताइए। ओ भाई, ये गजब का क्वेश्चन है, मलेरिया को जो परजीवी है उसका जीवन चक्र। ठीक है, आप इमेज में देखेंगे, जबकि मैं जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताते, इस पर जॉइंट्स होते हैं, लीवर में पहुंचते क्या करते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, मैं पढ़ा दूंगा। चलो, फिर क्या है, क्वेश्चन है कि अपना जैविकी, क्वेश्चन है कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रमण रोगों, ठीक है,
जो संक्रमण रोग हैं उनसे नियंत्रण, उन रोगों से नियंत्रण में किस प्रकार से हमारी सहायता की? भैया सहायता तो हमारी बहुत अच्छे से की। जैसे जैसे सबसे पहला चीज़ आपको याद है एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या याद है? एंटीबायोटिक, ठीक है, मेडिसिन। इसके बाद जैसे आपको याद है वैक्सीन, टीका, ठीक है। तो जो कई संक्रमण रोग जैसे चेचक, चिकन पॉक्स, तपेदिक, ठीक है, बहुत ढेर सारे संक्रमण रोग के खिलाफ टीकाकरण किया गया। और वो कैसे संभव था? वो सिर्फ और सिर्फ जैविकी से ही संभव था, ठीक है। यानी कि ये कौन सा भाग होता है वो बायोलॉजी में? ये भाग सभी होते हैं बायो टेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी ने नई और सुरक्षित दवाओं और टीकों को तैयार करने में मदद किया जिससे संक्रमण रोगों को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक मतलब एक प्रकार के ये जीव हैं। क्या हैं? तो ये एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैव उर्वरक का अगर मुख्य स्रोत पूछा जाए आपसे, ठीक है, कभी है ना बाई चांस आपसे पूछ ही लिया जाए तो क्या बताओगे? मुख्य स्रोत इसके हैं जैसे कवक, है ना, कवक और आपका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया ये इनके मुख्य स्रोत हैं। और जैसे जीव पूछ लिया जाए, दूसरे जो जीवाणु हैं वो जैसे हो गए हैं एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर, ठीक है। ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। जैसे धान के खेतों में वायुमंडल स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं, ठीक है, धान के खेतों में जैसे साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में वो करता है। जैसे आप लोग काई जानते हैं, जैसे काई धान के खेतों में लगा देते हैं, काई उठा के डाल देते हैं कि भाई डाल दो मेरे में, है ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं। चलिए, घ नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरियोवायरसिस क्या है? तो बैक्टीरियोवायरसिस एक प्रकार का रोगजनक है, ठीक है, जो कीड़ों और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन पर हमला करता है, ठीक है। जैसे ये एक पेड़ है हमारा, इस पेड़ पर बैक्टीरियोवायरसिस है तो वो जो कीड़ा बाहर से आएगा, जो आर्थ्रोपोड्स आएगा उन पर हमला करेगा, ठीक है, उस कीड़ों को बचाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ये बना होता है, ठीक है। कौन सा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ये बना होता है। जो बैक्टीरियोवायरसिस होता है ये डीएनए वायरस का एक समूह है जो क्या करता है, जो कीड़ों को संक्रमित करता है, ठीक है। किसको? कीड़ों को। डीएनए की छोटी मात्रा होती है जो आगे वायरल प्रजनन के लिए घटकों का एनकोड करती है। जो बैक्टीरियोवायरसिस शब्द है वो लैटिन शब्द बैकुलम से लिया गया। किससे? बैकुलम से लिया गया है, जिसका अर्थ है चलने की छड़ी या बेत, ठीक है। चलो अगला, बहुत ही हम लोग अब पास आ गए हैं खत्म होने के, है ना। ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन है। ये दिस इज स्टॉप, नो 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 इट्स ओके। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इस पर एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन पर आपको लास्ट में लिंक मिलेगा। प्रतिबंध एंजाइम आपको पता ही है, मैंने बताया। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, ठीक है। पारजीवी जंतु, पारजीवी जंतु क्या होते हैं पता है? कि जिन जंतुओं के डीएनए क्या है, जिन जंतुओं के डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों द्वारा वाह्य जीन का समावेश कर देते। डीएनए खराब था, उसमें दूसरा जीन लगा दिए, और वह जीव अपने लक्षणों के साथ उस जो जीन का लक्षण है अगर उसको भी प्रदर्शित करने लगे तो वो पारजीवी जंतु कहलाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। अब इनमें अंतर लिखना है, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। वायु जो है इसको इंग्लिश में बोलो, ठीक है। एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक जंतु, ठीक है। इस पर वीडियो है, आप लोग जाइएगा चैनल पर देखिएगा, प्लेलिस्ट पर एक प्लेलिस्ट है क्लास 12th बायोलॉजी, और उसी प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोज़ हैं। देखो अब ये सभी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं हमेशा आपसे बोलता था ना कि यार इनको पढ़ ही लेना, हमेशा पढ़ लेना, और हमेशा इनको पढ़ाया भी हूँ। जैसे मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र उल्लेख कीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ाया, पूरे इमेज सही तरीके से पढ़ाया, सब कुछ बताया, 2 पेज लिखने के लिए भी बता दिया। यानी कि 2 2 4 1 5 नंबर तो मैं दिला ही दूंगा, ठीक है। इसका वीडियो आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा,
वहाँ पर देख लीजिएगा। इसको नहीं लिख सकते तो आप इसको लिख दीजिए, लघु बीजाणु जनन, बिल्कुल सिंपल है। इसको भी मैं पढ़ाया, इसका एक स्पेशल वीडियो है, आप लोग चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा करके देख लेना, ठीक है। कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, उसका बस सचित्र वर्णन करना है, आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है। जेनेटिक कोडॉन पूछ रहा है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, 5 नंबर का है। और आप इसको लिख दीजिए, जेनेटिक अनुवांशिक कूट, बिल्कुल सिंपल है। और यदि आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला लिख दीजिए कि मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, चेकरबोर्ड द्वारा आरेखित रूप में युग्मकों की शुद्धता का नियम, बिल्कुल सिंपल है, 5 नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 5 नंबर, बिल्कुल सिंपल। जो मेंडल वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला था, उससे जो प्राप्त हुए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 जनरेशन, इन्हीं का आपस में स्वपरागण करा देते हैं मेंडल। उसके बाद लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, वही होता है मेंडल के जो है पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन को जो है परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अनुकूलन आपको बताना है, ठीक है। जीव और समस्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लो, चीज़ों को समझ लो। अगर वो नहीं बता सकते तो बताओ कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं, ठीक है। कोई भी जाति है, उस जाति की क्षति हो रही है, उसके मुख्य कारण क्या है, तो उसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ, उनका एक अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चंस पर डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना देंगे, मतलब जल्दी बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।